सभी छात्रों को आज के इस एपिसोड में डॉक्टर प्रमोद शर्मा का नमस्कार। आज का हमारा ये जो एपिसोड है, देखिए आप, इसमें हम आपको प्रेमचंद युग, जो हिंदी कहानी का महत्वपूर्ण युग माना जाता है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसके पहले के एपिसोड में हम आपको प्रेमचंद के बारे में सामान्य जानकारी दे चुके थे। हमारा ये जो एपिसोड है विशेष रूप से एमडीएस यूनिवर्सिटी अजमेर राजस्थान के बीए भाग थर्ड का जो हिंदी साहित्य का प्रश्न पत्र है, हिंदी साहित्य का जो सेकंड प्रश्न पत्र, द्वितीय प्रश्न पत्र है, उससे संबंधित है, जिसमें कि उपन्यास और कहानी के उद्भव और विकास को हमारे पाठ्यक्रम में समाहित किया हुआ है। ये जो वीडियो है, ये जो एपिसोड है, इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि हिंदी कहानी के विकास को किस प्रकार से हमने पहले प्रारंभिक युग, फिर विकास काल यानी कि प्रेमचंद युग और प्रेमचंदोत्तर युग, इस प्रकार के कालों में विभाजित किया हुआ है। तो ये जो चीज है अभी की, इसके अंतर्गत हम आपको ये बताने का प्रयास करेंगे कि प्रेमचंद ने किस प्रकार से हिंदी कहानी के क्षेत्र में योगदान दिया। इसके बारे में हम काफी चर्चा कर चुके हैं। अब ये देखते हैं कि प्रेमचंद के अलावा, क्योंकि प्रेमचंद के काल को हमने क्या कहा है, विकास काल भी कहा है, तो इस समय हिंदी कहानी अपने विकास की काफी ऊंचाइयों को छू चुकी थी। तो सवाल यह है कि क्या अकेले प्रेमचंद ने यह कार्य किया, या प्रेमचंद के साथ और भी कोई रचनाकार थे, या हिंदी की और भी किसी भी प्रकार की जो कहानी शैलियां थी, क्या वो इस संदर्भ के अंदर विकसित हो रही थी। तो देखिए, प्रेमचंद के समय को हम हिंदी कहानी का विकास काल भी मानते हैं। बिल्कुल ठीक है कि प्रेमचंद ने हिंदी कहानी को एक वैज्ञानिक आधार प्रदान किया और सामाजिक धरातल प्रदान किया। उनकी जो कहानियां हैं मानव मन को छूने वाली है, मानव मन की सभी परिस्थितियों को समेटने वाली है, और किस तरीके से वो सारी चीजों को प्रभावित करती है, ये उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। भाषा और शैली सभी तत्वों की दृष्टि से प्रेमचंद की कहानियां उत्कृष्टता की श्रेणी में आती है। इसीलिए हम उन्हें इस युग के प्रमुख कथारधर्ता के रूप में मानते हैं, और ये नामकरण भी प्राय उनके नाम के आधार पर अगर हो गया तो कोई ज्यादा अनुचित नहीं। कहने की बात यह है, देखिए आप, प्रेमचंद के युग में हम अगर थोड़ा सा पूरे कथा साहित्य का अवलोकन करते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं, तो प्रेमचंद तो अपनी जगह मील के पत्थर स्थापित होते ही हैं। लेकिन हम देखते हैं कि प्रेमचंद के साथ साथ और भी कई रचनाकार ऐसे थे जो इस युग में कहानी के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान कर रहे थे, और कहानी की विभिन्न शैलियां, कहानी के विभिन्न रूप इस युग में धीरे धीरे विकसित हो रहे थे। अगर हम ज्यादा गंभीरता से इसका विश्लेषण नहीं करें और मोटे तौर पर बहुत महत्वपूर्ण रचनाकारों को भी अगर हम आधार बनाएं, तो कम से कम प्रेमचंद के अलावा हम 2-3 प्रकार की जो कहानियों की धारा है वह इस काल में और हम देख सकते हैं। देखिए, प्रेमचंद की जो कहानियां हैं उनको हम सामाजिक परंपरा में मान सकते हैं। तो प्रेमचंद की सामाजिक परंपरा की कहानियों के अलावा चंद्रधर शर्मा गुलेरी, उनकी अपनी अलग धारा रही। किस तरीके से उन्होंने प्रेम, कर्तव्य और सौंदर्य की कहानियां लिखी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने 3 कहानियां लिखी अपने जीवन के अंतर्गत। उनकी 3 कहानियां सबसे प्रमुख मानी जाती है। 3 ही रचनाएं उन्होंने लिखी थी। उसने कहा था बुद्धू का कांटा और सुखमय जीवन। तीनों कहानियों की अपनी विशेषताएं, तीनों कहानियों की अपनी शैलीगत प्रवृत्तियां हैं, और यह भी माना जाता है कि पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी की जो कहानी थी, उसने कहा था हिंदी की सर्वश्रेष्ठ कहानियों में गिनी जाती है। हिंदी कहानी के जो 6 तत्व मानते, कथानक, पात्र, चरित्र, देश काल, वातावरण, संवेदना, उद्देश्य आदि, वो सबसे पहले हमारे को इसी रचना में देखने को मिलते हैं। अगर वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो हमारा यह मानना बिल्कुल सही होगा कि वैज्ञानिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो निश्चित रूप में चंद्रधर शर्मा की जो उसने कहा था कहानी है, उसका कोई मुकाबला आज तक भी दूसरी कहानी नहीं कर पा रही। किस तरीके से एक सैनिक का जीवन एक तरफ कर्तव्य और दूसरी तरफ प्रेम, दोनों का समन्वय लेकर के चलता है। कितनी करुणाजनक स्थितियों के आधार पर भी वो अपने प्रेम और कर्तव्य दोनों का निर्वाह करता है। वह इस कहानी का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे जो है संवेदनापूर्ण स्थान हमें देखने को मिलता है। तो देखिए, समस्या क्या रही कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की जो यह परंपरा थी, उस समय के लिए बहुत शायद रचनाकारों को जटिल प्रतीति होगी कि इस प्रकार का जो समन्वय है वो केवल प्रतिभाशाली रचनाकार ही कर सकता है, हर कोई नहीं कर सकता। तो इसीलिए यह परंपरा ज्यादा विकसित नहीं हो पाई। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि प्रेम और कर्तव्यों को लेकर के इस परंपरा को अपनाने का प्रयास, एक सबसे महत्वपूर्ण रचनाकार का आगमन इस काल में हो चुका था, वो थे प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, जिनका नाम आपने सुना होगा, जो छायावाद के प्रवर्तक के रूप में माना जाते हैं। कवि, नाटककार, कहानीकार,
सभी कुछ एक साथ रहे। तो प्रसाद का आगमन भी इस युग में हो चुका था और जयशंकर प्रसाद ने भी अपनी जो कहानियां थी वो लिखना प्रारंभ की। उनके 4-5 कहानी संग्रह जैसे छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, इंद्रजाल, आंधी, ये 5 कहानी संग्रह उनके काफी प्रसिद्ध है मतलब। और इन कहानी संग्रहों में जिस प्रकार से जयशंकर प्रसाद ने अपनी कहानियां रची, उनका एक नया रूप हमारे को देखने को मिलता है। देखिए, प्रसाद जी ने सामाजिक धरातल को तो लिया, लेकिन सामाजिक धरातल के साथ साथ उन्होंने अपनी कहानियों को मूलतः ऐतिहासिक आधार प्रदान किया। उन्होंने इतिहास और पुराण की घटनाओं को लिया और इतिहास और पुराण की घटनाओं को लेकर के किस तरीके से उन्होंने हमारे समाज को, हमारे साहित्य को एक नई दिशा देने का प्रयास किया, ये अत्यंत महत्वपूर्ण था। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रेमचंद युग में, यानी हिंदी के विकास काल के अंतर्गत, जहां एक ओर प्रेमचंद की सामाजिक स्वस्थ यथार्थवादी परंपरा चल रही थी, वहीं दूसरी ओर जयशंकर प्रसाद की ऐतिहासिक वातावरण पर आधारित निर्मित जो कहानियों की परंपरा थी, वो भी पूरी तरह विकसित हो रही थी। प्रसाद की जो कहानियां हैं वो ऐतिहासिक आधार को लेते हुए राष्ट्रीय चेतना को जागृत करने का प्रयास है। उनकी पुरस्कार कहानी इसी बात का प्रमाण है। और भी कई रचनाएं हैं उनकी, किस तरीके से उसकी जो पात्र मधुलिका होती है वो एक और अपने प्रेमी राजकुमार का पूरा साथ देती है, लेकिन दूसरी तरफ राष्ट्र के प्रति उसका कर्तव्य जो है, राष्ट्र प्रेम है, वो भी जागृत रहता है। और अंत में उस अपने पुरस्कार के रूप में अपनी मृत्यु आदि चीज को ग्रहण करना, वो सारी उसके उसी प्रेम और कर्तव्य को दिखाता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जयशंकर प्रसाद ने किस तरीके से इतिहास को आधार बनाते हुए प्रेम और सौंदर्य की कहानियां लिखी। देखिए, प्रसाद जी रोमांटिक भाव के कवि थे, इसीलिए उनकी कहानियों के अंतर्गत रोमांटिक प्रेम, स्वच्छंद प्रेम का जो भाव है वो भी हमें देखने को मिलता है। किंतु उनका वो स्वच्छंद प्रेम का जो भाव है वो प्राय राष्ट्रवाद से परिपूर्ण है, वो भारतीय जनचेतना से परिपूर्ण है और एक नई दिशा देने का प्रयास है। तो इस काल में हम देखते हैं कि जयशंकर प्रसाद की जो ऐतिहासिक कहानियां हैं, जो पौराणिक कहानियां हैं, जो राष्ट्र प्रेम से परिपूर्ण है, उसकी जो भावना है उससे परिपूर्ण है, वो भी स्थिति हमारे को देखने को मिलती है। तो प्रेमचंद की सामाजिक परंपरा के साथ साथ जयशंकर प्रसाद की ऐतिहासिक और पौराणिक कहानियों का भी आनंद इस के अंतर्गत हमारे को देखने को मिलता है। प्रसाद का अनुकरण और भी रचनाकारों ने किया, जैसे उदाहरण दे सकता हूं मैं आपको, आचार्य चतुरसेन शास्त्री, उन्होंने भी इसी प्रकार की प्रेम और सौहार्द से परिपूर्ण कहानियां लिखी। जैसे उदाहरण के लिए उनका दुखवा कासे कहूँ मोरी सजनी, उनका बहुत अति उत्तम जो है मतलब कहानी संग्रह। इसी प्रकार से धरती और आसमान, सोया हुआ शहर, कहानी खत्म हो गई, ये इस प्रकार के जो कहानी संग्रह काफी मात्रा में प्रकाशित हुए। तो देखिए, प्रसाद जी के छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, इंद्रजाल और आंधी कहानी संग्रह सबसे महत्वपूर्ण रहे। इसी प्रकार से आचार्य चतुरसेन जी के दुखवा कासे कहूँ मोरी सजनी या धरती और आसमान जैसा जो कहानी संग्रह वो काफी चर्चित रहा। उधर देखिए, हम प्रेमचंद की, ऐसा नहीं है कि प्रसाद की परंपरा का ही लोगों ने अनुकरण किया हो, प्रेमचंद की जो परंपरा है उसका भी विद्वानों ने काफी अनुसरण किया, जैसे उसका भी कहानीकारों ने अनुसरण किया। उदाहरण के लिए विश्वम्बर नाथ शर्मा कौशिक का नाम आपने सुना होगा। कौशिक जी की चित्रशाला भाग 1 और 2 जो कहानी संग्रह है वो काफी लोकप्रिय रहे, काफी चर्चित रहे। इसी प्रकार से उनकी कल्लोल, पेरिस की नर्तकी, तो ये जो रचनाकार थे इन्होंने किस तरीके से अपनी कहानियों को प्रकट किया। इसी प्रकार से प्रसाद जी की प्रेमचंद की परंपरा के अंदर हम देखते हैं कि राधिका रमन प्रसाद सिंह जो रचनाकार थे वो भी इसी प्रकार से थे। विनोद शंकर व्यास, ये जब विनोद शंकर व्यास के जैसे मणिदीप, भूलीबात, तुलिका, नवपल्लव आदि जो विभिन्न प्रकार के उनके कहानी संग्रह रहे वो काफी जो है चर्चित रहे। इसी प्रकार से जैसे राय कृष्णदास का नाम आपने सुना होगा, राय कृष्णदास ने भी अपने काफी कहानी संग्रह प्रकाशित करवाए। चंडी प्रसाद जी रचनाकार थे, गोविंद वल्लभ थे। तो ये सारे के सारे रचनाकार जहाँ एक और प्रेमचंद परंपरा के साथ में चल रहे थे, तो वहीं कई रचनाकार जो है प्रसाद परंपरा के साथ चल रहे थे। तो 2 प्रकार की रचना शैली एक प्रकार से इसी काल में मुख्य रूप से विकसित हुई। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की अपनी अलग पद्धति रही, लेकिन हम देखते हैं कि इसी समय कुछ रचनाकार ऐसे थे जिन्होंने हास्य और व्यंग्य को भी आधार बनाया, यानी हास्य और व्यंग्य से परिपूर्ण जो रचनाएं थी वो भी इस काल में रची जाने लगी। उदाहरण के लिए जेपी श्रीवास्तव का नाम आपने सुना होगा, गंगा प्रसाद श्रीवास्तव हैं, उनकी लंबी दाढ़ी,
या इसी प्रकार से जो है मतलब टनाटन आदि जो कहानी संग्रह इस युग के अंदर उनके प्रभावित हुए। तो और भी कई रचनाकार इस काल के अंदर हमारे को देखने को मिलते हैं। तो हम ये मान सकते हैं कि प्रेमचंद जी का युग, यानी कि जिसको अपन हिंदी कहानी के विकास काल के संदर्भ में मानते हैं, तो प्रेमचंद के साथ साथ हिंदी कहानी इस समय काफी मात्रा में विकसित हुई और विकसित होकर के हिंदी कहानी अपने चरम रूप को प्राप्त हो रही थी। यही इस काल की सबसे बड़ी विशेषता रही थी और इस विशेषता के कारण ही इस काल को हम सबसे महत्वपूर्ण काल के रूप में जो मान सकते हैं। धन्यवाद।